नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि है। मैं पूरे प्रदेश की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ वरिष्ठ राजनेता भी थे। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्हें विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर मिला था। साथ ही आपको बता दें कि प्रयागराज उनकी कर्मस्थली होने के साथ साथ देश के स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल को बड़ी प्रखरता से आगे बढ़ाने के उनके संघर्ष स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उनकी यादें आज भी सामाजिक जीवन से जुड़े पहलुओं को एक अलग दिशा दे रही हैं। मैं उन्हें नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्वर्गीय बहुगुणा जी के स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ देश के एक वरिष्ठ राजनेता थे, जिन्होंने संघर्षों से अपना मार्ग प्रशस्त किया था। अपने राजनीतिक लंबे कैरियर के दौरान सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उन्होंने जो संकल्प और जो कार्य योजना 1973 से 1975 के बीच में तय की थी, वो आज भी हम सबके लिए एक मार्गदर्शिका है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को प्राप्त हुआ था। प्रयागराज उनकी कर्म साधना की स्थली के साथ साथ देश की स्वाधीनता आंदोलन के लौ को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए उनकी संघर्ष स्थली के रूप में भी जानी जाती है। 17 मार्च 1989 को अपने नश्वर देह को विसर्जित करते हुए वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृति को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 365 उद्यमियों को
14 करोड़ 70 लाख और कुल 49 करोड़ का ऋण वितरण किया है। सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने 365 उद्यमियों को ऋण वितरित किया, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 365 उद्यमियों को ऋण जो है वितरित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने हाथों से ऋण वितरित करते हुए भी यहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान जनपद सहारनपुर में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री, यहां के बाढ़ प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री सहारनपुर श्री सुनील शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के सहयोगी, पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, महापौर नगर निगम सहारनपुर डॉक्टर अजय कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव कुंवर जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री मुकेश चौधरी जी, श्री देवेंद्र निम जी, विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर के सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे युवा उद्यमी साथियों, बहनों और भाइयों, महाकुंभ और होली के सफल आयोजन के उपरांत मुझे आज सहारनपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी का और सहारनपुर और इस पूरी कमिश्नरी से जुड़े हुए सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जब सहारनपुर आता हूं तो मुझे यहां के ऊर्जावान उद्यमी और युवाओं, यहां के अन्नदाता किसानों से बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। एक अलग ही ऊर्जा सहारनपुर के अंदर देखने को मिलती है और उस ऊर्जा के साथ जब डबल इंजन की सरकार की ताकत जुड़ती है तो सहारनपुर जैसे जनपदों को अपनी एक नई पहचान प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम के पहले मुझे मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सहारनपुर में विश्वविद्यालय हो, यह आज से 10 वर्ष पहले कल्पना थी। 5 वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हो सकता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण किया है।
मां शाकंभरी के धाम का सुंदरीकरण हो और वहां पर हर सीजन में, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आने वाले समय में श्रद्धालु जनों को कोई समस्या न हो। आज इसके बाद हमारी बैठक होगी, बैठक के बाद फिर मुझे वहां जाकर के यही सब देखना है कि कैसे ये सब हो सकता है, उसको भी हम पूरा करें। सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए और सहारनपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो। आने वाले समय में दिल्ली की दूरी आपकी मात्र 1.25 घंटे, लेकिन सहारनपुर मात्र घंटे के 1-2 जगह काम हो रहे हैं। यह कार्य जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी कनेक्टिविटी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। सहारनपुर की यहां की पहचान को एक वैश्विक मान्यता मिले, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से फूड कार्बिंग को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहां का फूड कार्बिंग का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। ये कारीगर पहले भी थे, हस्तशिल्पी पहले भी थे, लेकिन पिछली सरकारों को उन्हें वोट बैंक बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके उत्थान के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास हो, उनको डिजाइन मिल सके, उनको टेक्नोलॉजी मिल सके, उनके लिए पैकेजिंग की व्यवस्था हो सके और उनको एक्सपोर्ट की भी सुविधा प्राप्त हो सके। इसलिए सरकारें इस पर कहां फुर्सत थी। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो क्या 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही गाया होता था, निकल जाते थे, पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दे दिया था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है और फैसिलिटी और प्रोडक्ट को पहचान मिले, उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहां के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। और दूसरी तरफ पिछली सरकारों के उन गुर्गों को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा किए थे उनको भी रसातल तक पहुंचाने का काम सरकार ने बखूबी किया। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम लोग एक नई स्कीम के साथ आपके बीच आए हैं, क्योंकि ये आपकी पहचान है। आपकी उद्यमता को सम्मान मिले, आपके परिश्रम के सामने शासन नतमस्तक हो, उसको प्रोत्साहित करे। इसी के लिए सरकार आपके पास होती है, सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती है भाई भतीजावाद करके हम लोग सत्ता में लूट शुरू कर दें। अभी आपने देखा होगा होली की खुशबू को कितना उत्साह के साथ भर में 7,244 युवाओं की भर्ती एक झटके में रिजल्ट निकाल करके कर दी। सहारनपुर के भी बहुत सारे युवाओं को उसमें नौकरी मिली है। आपके गांव, आपके मोहल्ले के बहुत सारे युवा होंगे, बधाई दीजिए उनको। और मैं अपने माननीय विधायकों से भी कहूंगा कि अपने अपनी विधानसभा में चिन्हित करिए, एक बार जब तक वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं एक बार बैठिए उनके साथ में, किसी होली मिलन के कार्यक्रम में बुलाइए उनको
और इसमें भी 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। आप सोचिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिलाएं कार्यरत थी, कुल 10,000, और हमने एक ही भर्ती में 12,000 से अधिक बेटियों को भर्ती कर दिया। और इससे पहले भी 1,56,000 भर्ती हमने की। अब मुझे बताओ, जो लोग अपने समय में भाई भतीजावाद के कारण कुछ नहीं कर पाते थे, वे कहते हैं भर्ती कहां हो रही है। अरे देखो ने 7,244 क्या है, ये भी भर्ती है। और इससे पहले 7.5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी तो दी गई है, वह भी भर्ती। अब कोई आरोप नहीं लगाता भाई भतीजेवाद का, जातिवाद का आरोप नहीं लगाता, क्षेत्र का या भाषा का आरोप नहीं लगाता। अब किसी एक गांव के लोग भर्ती नहीं हो सकते। अब तो प्रदेश के 75 जनपदों का युवा भर्ती होता है, हर नौकरी में उसका नाम आता है, वो आगे बढ़ता है। उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था पूछे मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हर युवा प्रतिभाशाली है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और यह सरकार ने या विश्वविद्यालय यहां पर जब आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा, विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान देगा, एक नई पहचान देगा। अभी हम यहां पे आ रहे थे, कार्यक्रम के पहले एग्जीबिशन लगी हुई, प्रदर्शनी लगी हुई, प्रदर्शनी कौन देख रहे, कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन दिया था, और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो और मेहनत करने का जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके, तो कोई समस्या नहीं आ सकती। डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ का आयोजन भी हुआ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के 45 दिन के आयोजन। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आए। 66 करोड़। सहारनपुर तो तब भी दूर पड़ता है, लेकिन प्रयागराज और उसके अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, महाकुंभ के कारण आतिथ्य सत्कार का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। और उस अनुपम उदाहरण का परिणाम क्या है कि वहां पर हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ने कुछ भी काम धंधा शुरू किया। किसी ने चाय पानी की दुकान खोली, किसी ने सब्जी बेचने का काम किया, किसी ने टैक्सी की सर्विस की, किसी ने नाविक के रूप में काम किया, किसी ने वहां पर सप्लाई का काम किया। कोई भी सामान, करोड़ों करोड़ कमाए हैं उन लोगों ने, करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों रुपया कमाया। यानी नियत साफ थी, पैसा भी कमाया। बुलंदशहर का एक परिवार, एक नौजवान, उसने फोटोग्राफी के माध्यम से लाखों रुपया कमा लिया। केवल फोटोग्राफी, तत्काल फोटो देता था, उसने उसी से पैसा कमा लिया। किसी ने कार्टून बेच करके ही पैसा कमा लिया, किसी ने चाय बेच करके ही पैसा कमा लिया। एक चाय का स्टॉल था, हम उससे पूछते थे भाई कितना पैसा कमाए हो? वो कहता था प्रतिदिन जो है मैं 50 से 60 लाख रुपए कमा देता हूं।
अब अपमान कर रहे हैं। और उसमें भी लोगों को कुछ लोग ऐसे थे जिनको उंगली उठाना था, इस पर प्रश्न खड़े करने थे, वो कहते थे कहां भीड़ हो रही है। और भीड़ को देखने के लिए वे स्वयं भी न चाहते हुए भी डुबकी लगाने के लिए मजबूर हो गए प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश को महाकुंभ ने एक पहचान दी। महाकुंभ की पहचान की इतना बड़ा आयोजन केवल उत्तर प्रदेश कर सकता है, दुनिया के अंदर किसी के उसमें नहीं है। 66 करोड़ लोगों को एक साथ एक जगह पर एक संगम में डुबकी लगाने का अवसर दे दें, महास्नान का अवसर दे दें। कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं। जो आया अद्भुत होकर के गया, उत्तर प्रदेश का संदेश अच्छा लेकर के गया। दुनिया उत्तर प्रदेश के इस गौरव पर अभिभूत है, गौरवान्वित है। और इसीलिए महाकुंभ के बाद होली का आयोजन, जो लोग हमारे महाकुंभ के आयोजन को कहते थे कि अव्यवस्था है, जो कहते थे ये मृत्यु कुंभ है, देखा ना होली पे अपने यहां समा ही नहीं पाए। कोई पर्व और त्योहार होता है, उनके यहां कर्फ्यू लग जाता है। हमारे यहां तो कर्फ्यू नहीं लगा, होली आनंद से मनाई। होली के बाद जुमे की नमाज भी, सभी कार्यक्रम एक साथ करते हैं। जबकि जितनी मुस्लिम आबादी यूपी की है, उतनी उनकी कुल आबादी है, और तब भी नहीं समाज पा रहे, तब भी नहीं समाज पा रहे। और इसीलिए कहता हूं भाइयों, अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी नीयत चाहिए, एक सकारात्मक। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता की। देशों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। फ्रेंड्स, क्रिकेट हो, हॉकी या माउंटेनियरिंग, दोनों देशों के बीच खेलों में पुराने संबंध हैं। हमने स्पोर्ट्स में कोचिंग और खिलाड़ियों के एक्सचेंज के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड में सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। हमने तय किया है कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी, उसको सरल बनाने और इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए एक समझौते पर तेजी से काम किया जाएगा। यूपीआई कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और टूरिज्म बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पुराने संबंध हैं। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत है। चाहे 15 मार्च
2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।